Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 11th June, so let's get started. आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं हैं, एक दो ठीक ठाक आर्टिकल्स हैं और बाकी छोटी मोटी टिटबिट्स हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पर ट्रंप ने वॉर्न किया है दैट वी विल कंटिन्यू वेरी हार्ड अटैक. ओके, क्योंकि ईरान ने पहले उनका एक फाइटर जेट मार गिराया, फिर इन्होंने एक ईरान का शिप मार गिराया और इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं. तो फिर से शायद हम लोग एक सेकेंड राउंड देख सकते हैं ईरान और यूएसए में. और उधर इज़राइल और लेबनान, वहाँ पे बमबारी ऑलरेडी चली रही है क्योंकि लेबनान में इशू बना हुआ है हिजबुल्ला का. ओके, बस एक तीसरी पार्टी को इस वॉर में वापस से आने की ज़रूरत है, वो है रेड सी में हाउती रेबल्स. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड अभी तक भी चल रहा है. ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड अगर ख़त्म नहीं हुआ, ऊपर से रेड सी में अगर हाउती रेबल्स एक्टिव हो गए, क्योंकि ये जो शिप को सिंक किया है यूएसए ने, वो किया है यमन की कोस्ट पे. ओके, और यमन के इस तरफ पर्शियन गल्फ है, सॉरी इस तरफ ओमान है, फिर ओमान के बाजू में पर्शियन गल्फ है और इधर यमन के इधर से ही रेड सी कंट्रोल होता है पूरा, और यमन में ही प्रेजेंस है हाउदी रेबल्स की. तो ये रीजन भी अगर इस कन्फ्लिक्ट में आएगा तो फिर वर्ल्ड के ट्रेड को बहुत नुकसान होगा एंड ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा और इंडिया के लिए एनर्जी क्राइसिस भी. सो राइट फ्रॉम डे वन आई टोल्ड यू दैट इसराइल इस पीस डील को होने ही नहीं देगा यूएसए ईरान में, चाहे वो ये हिजबुल्ला लेबनान, ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है. बट इसराइल का मेन गोल है दैट वी वांट टू डिस्ट्रॉय ईरान टू सच एन एक्सटेंट कि वो न्यूक्लियर पावर के बारे में सोच भी ना सके. ओके, अब ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि जब ये वॉर चल भी रही थी तब दो अर्थक्वेक के ट्रेमर्स फेल्ट हुए थे यहाँ से, ईरान से. अब वो अर्थक्वेक की वजह से था या क्या वाकई कोई अंडरग्राउंड टेस्ट किया था ईरान ने, नो वन नोज. इस वक्त ईरान का जो यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम है, क्योंकि यहाँ पर जब ये वॉर शुरू हुई थी तब मेन इशू यही था कि जो यूरेनियम को एनरिच कर रखा है ईरान ने, इस एनरिच यूरेनियम को हमें लेना है यहाँ से. ठीक है, यूएसए चाहता था कि वो लेके जाएगा इस यूरेनियम को, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो न्यूक्लियर वेपन का खतरा टल जाएगा. लेकिन ये एनरिच यूरेनियम नहीं पता कहाँ स्टॉक किया गया है, ये एक्सेस नहीं कर पाया यूएसए. सो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी स्टिल कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के काफ़ी क्लोज है. और इसी को देखते हुए इसराइल चाहता है कि ये वॉर रुकनी नहीं चाहिए, वरना ये देर सवेर बन ही जाएगा. जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो क्या हुआ था, पहले नरसिम्हा राव के टाइम पर हमने टेस्ट करने की कोशिश की थी न्यूक्लियर वेपन की. ठीक है, लेकिन हम लोग पकड़े गए थे, वी वर कॉट बाय दी CIA. उसके बाद फिर सरकार बदली, अटल जी की सरकार आई और उसके बाद हमने ये पोखरण का टेस्ट दोबारा किया. ओके, सो ये चीज़ें ईरान के साथ ना हो, इसलिए इसराइल चाहता है कि उसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ का डिस्ट्रक्शन होना चाहिए पूरा. ओके, ये यहाँ पर यूएस ने स्ट्राइक किया था एक टैंकर को ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान, और जिसमें कुछ इंडियंस भी मिसिंग हैं. और मैंने कल आपको याद कराए थे कि प्लीज़ वो ओमान के 3 पोर्ट्स के नाम याद रखिएगा. ठीक है, कल के पेपर में हमने देखे थे ना, वो पोर्ट्स के नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरह की चीज़ें मैच द फॉलोइंग में आपको प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं. नाउ ईरान ने क्या किया है, फिर से उसने दोबारा से ये जो यूएस के बेस हैं इन कंट्रीज़ में, उन पे अटैक करना वापस से शुरू कर दिया. यहाँ इन सभी कंट्रीज़ में यूएस के बेस बने हुए हैं और उस पर उसने अटैक करना शुरू किया है. और मैंने आपको प्रीलिम्स के टाइम पोस्ट किया था, तब कहा था कि ये याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये दिखता है कि ये UAE के अंडर में होगा, बट नो, ओमान, ओमान की टेरिटरी है. ये जो इतनी टिप दिख रही है ना आपको, ये ओमान की टेरिटरी है. ओके, और ये ओमान ही एक पीसफुल कंट्री बचा है इस रीजन में, वरना तो बाकी सभी इसमें आ चुके हैं. ओके, सो दिस इज़ पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ओके, दिस रीजन इज़ कॉल्ड एज बाब अल मंडेब, और यहाँ से ये आ जाता है आपका रेड सी. ये जो पतली सी है ये है स्विस कैनाल, दिस वन इज स्विस कैनाल. एंड ये जो इधर से आ रही है इसराइल की तरफ से, ये है गल्फ ऑफ अकाबा. ओके, और फिर यहाँ से होते हुए आप इस स्विस कैनाल से होते हुए पहुँच जाते हो अपना मेडिटेरियन सी में. तो ये जो यमन है, यहाँ पे हाउदी रेबल्स की प्रेजेंस है जिनको बैक कर रहा है ईरान.
तो यहाँ से हाउदी रेबल्स भी अगर इसमें आते हैं और ज़्यादा मजबूती से आते हैं, वो वीक इसलिए पड़ गए क्योंकि ईरान उतना सपोर्ट प्रोवाइड कर नहीं पा रहा है क्योंकि उस पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। लेकिन अगर वो इनको फुल फ्लैजेड सपोर्ट वापस से कर देगा और रेड सी में भी ट्रेड को प्रॉब्लम हुई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको पूरा नीचे साउथ अफ्रीका से घूम के जाना पड़ेगा केप ऑफ गुड होप से, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। एनीवे, ये एक और टॉपिक है जो हम तैयार करेंगे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। इसके अलावा मैंने आपको लिस्ट ऑलरेडी दे रखी है। हम ईडी भी तैयार करना है, हमें सीबीआई के बारे में भी तैयार करना है, हमें एनसीबी के बारे में तैयार करना है, और ये सारी चीज़ें हमने पहले की हुई हैं। ओके, नारकोटिक्स एंड ड्रग्स का जो एक्ट है वो भी, ये सब चीज़ें हमने पिछले साल के न्यूज़पेपर में भी तैयार की थी, बट इस साल के जो नए बच्चे हैं उनके लिए हमें ये सारे टॉपिक्स फिर से प्रिपेयर करने हैं। बट हम कर लेंगे इनको एक बार, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर ही न्यूज़ में रहते हैं, स्पेशली अंडर दिस गवर्नमेंट ये चीज़ें न्यूज़ में ही रहती हैं ऑलवेज। ये एक अच्छा आर्टिकल था क्योंकि देखिए, आप एक चीज़ जानते हैं कि ये जो सी सेक्शन है, इनकी इनके पीछे लॉजिक क्या था कि जब तक कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो, ठीक, तब तक आप इनको नहीं करेंगे। अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो आप कीजिए। अब अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 10 से 20 हज़ार लगते हैं नॉर्मल डिलीवरी के हॉस्पिटल में, लेकिन अगर आपने सिजेरियन कराया है तो 40 से 60,000 लगता है। ओके, अब आप ये बताइए कि अगर आप एक तरफ आप पब्लिक हॉस्पिटल में जा रहे हो, दूसरी तरफ आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो हॉस्पिटल्स का अप्रोच क्या होगा? पब्लिक वाले सोचेंगे ठीक है, ज़्यादा मेहनत क्यों करनी है, ठीक है, वहाँ तो वैसे फ्री में होता है मोस्टली, तो वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हो तो वो डेलिबरेटली कोशिश करते हैं कि इनका सी सेक्शन कर दें हम, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। दिस इज़ द रियलिटी, राइट। अब यहाँ पे एक केस क्या हुआ है कि गुजरात में 6 women दे डेवलप सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग दी सिजेरियन डिलीवरीज एट दी हॉस्पिटल। और अभी कुछ घंटे पहले जो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है उसने कहा है कि इंजेक्शन में ड्रग्स की जगह वाटर भरा हुआ था जो इंजेक्शन दिए गए लेडीज़ को, राइट। तो ये दिखाता है कि ये पोस्ट डिलीवरी इशू नहीं है, ये है आपका मैसिव करप्शन और नेग्लिजेंस का इशू, जिसके लिए कभी कोई पनिश किया नहीं जाता है। एनीवे, हम काम की बात पे आते हैं, जो फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। फर्स्ट इज, अगर हम नेशनल लेवल पर देखें, देखिए एक बात याद रखिएगा कि WHO कहता है कि करीब किसी भी कंट्री में सी सेक्शन का रेट होना चाहिए 10%, यानी कि जितनी टोटल डिलीवरीज हो रही हैं उसका 10% सी सेक्शन के थ्रू हो। लेकिन हमारे यहाँ नेशनल एवरेज देखिए कितना है, बढ़ के पहुँच गया है 27%, यानी कि जितनी डिलीवरीज हो रही हैं बच्चों की उसमें से 27% सी सेक्शन के थ्रू हो रही हैं। ओके, और एक वाइड गैप नोटिस कीजिए ज़रा, 50% ऑफ बर्थ इन प्राइवेट फैसिलिटीज आर बाय सी सेक्शन कंपेयर टू जस्ट 20% इन पब्लिक हॉस्पिटल्स। ओके, तो ये कहीं ना कहीं क्लियर दिखाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रॉफिट मोटिव स्ट्रांग है। ओके, तो ये फैक्ट पहले तो याद रखिए। WHO कहता है कि सीजेरियन सेक्शन सेफ तो हैं, लेकिन जब वो मेडिकली जस्टिफाई हो, अदरवाइज फिर उनके साथ कुछ शॉर्ट टर्म्स और कुछ लॉन्ग टर्म रिस्क भी आते हैं। अब यहाँ पे ये जो बढ़त हो रही है इसमें कि क्यों लड़कियाँ सी सेक्शन ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं लेडीज़, उसके पीछे डॉक्टर्स का कहना है कि देखिए मेडिकल इश्यूज़ भी है एंड कुछ सोशल फैक्टर्स भी है। अब सोशल फैक्टर्स ये है कि पहला तो आजकल प्रेगनेंसीज काफ़ी डिले हो रही हैं, कुछ लड़कियां मिड 30s में, कुछ इवन लेट 30s में भी कर रही हैं, तो उस वजह से काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बॉडी में। इसलिए, और क्योंकि इस एज में मिड 30 या लेट 30s में आपके ओबेसिटी, जेस्टेशनल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं और इनकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो सी सेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा इनका कहना है। और कुछ वीमेन प्रेफर करती हैं पेनलेस डिलीवरी, तो उसकी वजह से भी डॉक्टर को कन्विंस करती हैं कि वी वांट टू गो थ्रू दिस सी सेक्शन। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार लगाइए और आप देखिए, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन उस लेवल पे पहुँच चुका है जहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो रिड्यूस हो रही है, राइट। उसी तरीके से आप पुअर एयर क्वालिटी का एक और इम्पैक्ट देखिए। पुअर एयर क्वालिटी इज एसोसिएटेड विद एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स सच एज प्रीटर्म बर्थ, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस एंड हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप एयर पोल्यूशन में भी यूज़ करोगे कि वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम कर ही रहा है, वो लोगों के साथ अस्थमा, पूरी लाइफ की प्रॉब्लम वो तो दे ही रहा है, बट एट द सेम टाइम वो मदर, जो प्रेग्नेंट मदर है, उसके लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दिस पुअर हेल्थ क्वालिटी। Okay, now WHO recommends that C-section rate stay around 10% due to risk to both mother as well as infant. Okay, 10% होना चाहिए, बट हमारा 27% से ऊपर चल रहा है।
द राइज इज सिग्नल ऑफ डीपर इन्वेस्टिगेशन थ्रू ऑडिट्स, पब्लिक प्राइवेट कंपैरिजंस। क्योंकि इसलिए क्योंकि इनका मानना है कि ये जो रीज़न है जो खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो प्रॉफिट मोटिव की वजह से ज़्यादा कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनके प्रॉपर ऑडिट्स होने चाहिए। पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने वाले कंपैरिजन, जैसे वहाँ पर अंडर 20 है और वहाँ पे ओवर 50 है। ओके, एंड उसके अलावा इम्प्रूविंग दी अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल्सो दी पेशेंट अवेयरनेस। पेशेंट को भी अवेयरनेस कराना ज़रूरी है कि ये चीज़ थोड़ी पेनफुल ज़रूर होगी, लेकिन जो सी सेक्शन होगा उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आएंगे और वो पूरी लाइफ आएंगे। ओके, एंड देन देयर इज शुड बी ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन प्राइवेट फैसिलिटीज़। दैट इज़ कि आपने क्यों सी सेक्शन किया है, क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे या क्या इमरजेंसी थी जिसके लिए आपने ये चीज़ें की है। ओके, तो ये पॉइंट्स कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, ये आप हर चीज़ नोट्स नहीं बनाए जाते हैं, कुछ चीज़ें याद भी हो जाती हैं अपने आप। जैसे हमारे यहाँ 27% करीब सी सेक्शन से डिलीवरीज हो रही हैं, जिसमें से मोर देन 50% प्राइवेट हॉस्पिटल से हो रही है एंड अराउंड 20% पब्लिक हॉस्पिटल से हो रही हैं। ठीक है, WHO का गोल क्या है? 10% डिलीवरीज होनी चाहिए सिर्फ इसके थ्रू, और कब होनी चाहिए? जब देयर इज़ सम कॉम्प्लिकेशंस, बेवजह नहीं होनी चाहिए। अब रीजंस क्या हैं कि आजकल अधिकांश लड़कियां ओवर द एज ऑफ 30 मदरहुड उनके साथ हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर उनके साथ कुछ ओबेसिटी, ठीक है, डायबिटीज़, इस टाइप की चीज़ें हो जाती है और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने की वजह से फिर सी सेक्शन प्रेफर किया जाता है। उसी के साथ पेनलेस डिलीवरी, तो ये चीज़ें भी। तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए इसका, देयर शुड बी ए ट्रांसपेरेंसी। ओके, ताकि इनका जो प्रॉफिट ड्रिवन मोटिव है इसको रोका जा सके। और उसके अलावा एक अवेयरनेस बढ़ाने की भी ज़रूरत है विमेन में कि ये सी सेक्शन लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। तो बस यही 7-8 पॉइंट्स हैं जो इस आर्टिकल में से आपके काम के थे, और ये कोशिश ये करो कि ये चीज़ें याद हो जाएं, इनको सिर्फ कॉपी में नोट्स बना के लिख के मत छोड़ देना। ओके, नाउ यहाँ पर बात हो रही है अबाउट दिस मेंस्ट्रुएशन लीव। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि मेंस्ट्रुएशन लीव में सिर्फ 2 चीज़ें याद रखो कि इसके प्रॉस क्या होंगे और इसके कॉन्स क्या होंगे। अगर हम प्रॉस की बात करें तो सबसे पहला जो लॉजिक दिया जाता है इसके पीछे वो है कि इट विल प्रमोट देयर हेल्थ एज वेल एज वेलबींग, बिकॉज देयर इज सीवियर फिजिकल पेन। ओके, तो यहाँ पर अगर आप उसके बाद भी उनको फोर्स करते हो कि नहीं आपको तो वर्क पे आना है, आपको जॉब पे आना है, आपको ये करना ही है, तो कहीं ना कहीं वो एग्जॉशन फील होता है और वो फिर उनके साथ एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन डेवलप करता है उनके माइंड में, और वो फ्रस्ट्रेशन फिर उनका बाकी चीज़ों पर भी निकलता है, घर में भी, उनकी फैमिली लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, हर तरीके से। ओके, सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड दिया जाता है कि हम इसको डीस्टिग्मेटाइज कर पाएंगे, हम इसको नॉर्मलाइज कर पाएंगे कि देखिए ये कोई बहुत यूनिक चीज़ नहीं है। ओके, तो इसको कोई एक टैबू मानने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि विलेजर में पता, नेपाल का हमने एक इंसिडेंट देखा था न्यूज़पेपर में ही कि वहाँ पर जब विमेन इन 5 डेज़ का टाइम होता है तो उसको घर से बाहर एक झोपड़ी में रखा जाता है अलग से, क्योंकि एक घास की झोपड़ी बनाई जाती है, उसको वहीं रहना होता है 5 दिन, उसके बाद ही फिर वो जब ख़त्म हो जाते हैं तब वो घर में एंटर कर सकती है। तो ये जो टैबू है, स्टिग्मा है, इसको किया जा सकता है कि इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, तो हम इसको डीस्टिग्मेटाइज कर पाएंगे, जो कि एक मूवी भी आई थी पैडमैन, उसने भी यही कहा था कि इस पर बात करने में प्रॉब्लम क्या है, लोगों को इस पर खुल के अगर बात करनी है तो की जा सकती है। एनीवे, इसके अलावा कि इट विल बूस्ट योर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। ओके, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि व्हेन दे आर नॉट कंफर्टेबल तो उस टाइम पे कंपनी उनको कॉपरेट कर रही है, ऑफिस में उनको कॉपरेट किया जा रहा है, तो उसके बाद व्हेन दे कम बैक आफ्टर देयर लीव दे विल फील मोर एनर्जेटिक, दे विल हैव मोर मोटिवेशन टू वर्क। ओके, ये उसका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ इज ये वर्क प्लेस की इंक्लूसिविटी को बढ़ाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हमारी जो वर्क प्लेस है वो वुमेंस के लिए सेफ बनाई जाए, इंक्लूसिविटी बढ़ाई जाए एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन होगा इससे। ओके, जो ओवरऑल इकोसिस्टम है कॉरपोरेट का वो और ज़्यादा इक्विटेबल फील होगा।
ये पॉइंट्स प्लीज़ एक तो न्यूज़पेपर में ना हमेशा अपने साथ ब्लैंक पेजेस लेके बैठिए, क्योंकि यही पॉइंट्स हैं अल्टीमेटली जो आपको याद करने हैं और लिखना है। आप उन पे डिपेंड मत कीजिए कि पीडीएफ लेते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, उस टाइम याद नहीं होगी। और ये चीज़ें खुद से सोचिए पहले कि हम जो लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं। ओके, अब इसके बाद और क्या, इट विल रिड्यूस द ड्रॉप आउट्स। आई विल बी टेलिंग वाई ड्रॉप आउट्स एंड एब्सेंटिज्म। देखिए ड्रॉप आउट्स इसलिए कि ये चीज़ें जब हर मंथ का होता है और फिर अगर विमेन को लग रहा है कि उससे वो पेन ज़्यादा हो रहा है, उस टाइम पे वो वर्क पे फोकस नहीं कर पाती, या कंपनी को भी लगता है कि यार ये लेडी ठीक से, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, ये काम पे फोकस नहीं कर पाती है, फ्रस्ट्रेशन है इसके नेचर में, तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है दैट वीमेन चूज़ टू ड्रॉप आउट कि मुझे नहीं करनी नौकरी, आई एम हैप्पी एट माई होम। ओके, और सेम चीज़ इनफॉर्मल सेक्टर्स में भी होती है, स्पेशली जो सेमी अर्बन टाइप के हैं, क्योंकि उनको बार बार ये चीज़ें फेस करने से ज़्यादा आसान लगता है कि एटलीस्ट ओके लेट मी ओवरऑल हम ड्रॉप आउट ही कर जाते हैं, इससे अपना घर संभालते हैं, वही ठीक है। तो ये चीज़ें अगर होंगी तो ये 5 इसके बेनिफिट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी बिकॉज फर्स्ट इज देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हायरिंग डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, बिकॉज स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर उन लोगों को ही लगेगा कि यार अगर हम विमेन एम्प्लॉय रखते हैं तो उसको 2 से 3 दिन की छुट्टी देनी होगी हर मंथ में। ओके, और ये सब पेड लीव्स भी होंगी, तो पेड तो उनको करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान ये होगा कि वो जो वर्क है वो इम्पैक्ट होगा, ऑफिस का जो वर्क है वो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा। और इस वजह से ये लोग क्या प्रेफर करेंगे, दे विल चूज़ टू हायर मोर मेल्स। ओके, तो इससे विमेन के लिए स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर जॉब ले पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इसके बाद अगर ये लॉ बना दिया जाए और फिर आप उनको हर मंथ 2 से 3 दिन की छुट्टी दोगे, तो फिर क्या होगा कि उनको कम पे किया जाएगा, और जिस जेंडर पे गैप की हम बात करते हैं वो और ज़्यादा वाइडन हो जाएगा, वाइडनिंग दी जेंडर पे गैप। तो अगर मेल को उसके लिए 25,000 सैलरी दी जा रही है तो विमेन को 22,000 दी जाएगी, 21,000 दी जाएगी, एंड सो ऑन। Right. Then next is privacy. प्राइवेसी कंसर्न। वाई? बिकॉज देखिए हर विमेन उसमें कंफर्टेबल नहीं हो सकती कि उसके ऑफिस में या ओवरऑल भी सब लोग जानते हैं दैट शी इज़ गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस राइट नाउ, तो उसको वो विमेन को उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा कि उसके बारे में या उसकी इतनी प्राइवेट चीज़ों के बारे में, पर्सनल चीज़ों के बारे में लोग जानें। Alright, and then there will be some resentment and backlash. रिसेंटमेंट एंड बैकलैश मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी देयर आर सम लॉज, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने उस लॉज का मिसयूज़ किया है। अभी रिसेंटली एक शो आता था बहुत पहले, भाभी जी घर पर हैं, उसकी एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया ये कुछ दिन पहले, लास्ट वीक की बात है, उन्होंने खुद कहा कि देखिए मेरा कुछ पे को लेके डिस्प्यूट हुआ था डायरेक्टर के साथ, तो मैंने उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया था। और वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि केस तो फेक था, वो पेमेंट का डिस्प्यूट था, और 10 साल बाद जाके अब ये बात सामने आई है। तो 10 साल तक उस डायरेक्टर को वो मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ा, वो कोर्ट फेस करना पड़ा, और उसके साथ उसको जो फाइनेंशियल लॉस हुए वो भी फेस करने पड़े। तो ये इस शिल्पा शिंदे नाम है उस एक्ट्रेस का, उसने खुद ये एक्सेप्ट किया है। तो ऑलरेडी देयर आर सम लॉज जिनका मिसयूज़ तो हो ही रहा है, और एक रिसेंटमेंट लोगों के अगेंस्ट है इसमें। तो यहाँ पर भी एक रिसेंटमेंट आएगा दैट वाई विमेन आर गेटिंग द स्पेशल ट्रीटमेंट। ओके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि विमेन अगर 2 या 3 दिन छुट्टी करेगी तो वर्क नहीं होगा ऑफिस में, होगा, बट क्या होगा कि वो वर्कलोड किस पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, किसी मेल कलीग पे। वर्कलोड ऑफ मैन विल इंक्रीज, कि वो नहीं है ये आज, आप ये काम करके दीजिए, ये फाइल कंप्लीट करके दीजिए। एंड सबसे बड़ा इशू है कि इम्प्लीमेंटेशन फॉर एमएसएमई, क्योंकि बड़े कॉरपोरेट्स तो फिर भी इस चीज़ को शायद एक बार को एक्सेप्ट कर जाएंगे, वो उनके पास इतनी फाइनेंशियल कॉस्ट होती है कि वो इसको बियर कर सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल एमएसएमईस हैं या स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसी वर्कफोर्स को मैनेज करना, क्योंकि उनकी जो ऑपरेशनल कंटिन्यूटी है वो इससे इम्पैक्ट होगी। ओके, सो हमने यहाँ पर 5 पॉइंट्स देखे अबाउट दी प्रॉस
कि इसके बेनिफिट क्या होंगे, 5 पॉइंट देखिए अबाउट द कॉन्स, और लास्ट में आप जब कंक्लूड करोगे तो ये ज़रूर बताइएगा कि जापान और कई एडवांस कंट्रीज़ में इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जापान में भी इवन हार्डली 6% वीमेन हैं जो इसका बेनिफिट लेती हैं, जबकि उनको ये बेनिफिट दिया गया, उसके बाद भी वो ये लेना पसंद नहीं करती हैं। और उसका एक मेजर रीज़न रहा है ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, दैट दिस स्टिग्मा। ओके, ये दे आर नॉट कंफर्टेबल, ओके, कि लोग ऑफिस में उनके बारे में ये जाने। ओके, दे आर अनकंफर्टेबल, वो अपनी इस प्राइवेसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहती, इसलिए जापान, स्वीडन, ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस तरह के रूल्स बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे विमेन खुद ही उस चीज़ का बेनिफिट नहीं लेती हैं। ओके, तो यहाँ पर बस ये आर्टिकल आपके काम का नहीं था, बस आपको इसके प्रॉस एंड कॉन्स जानने होंगे, क्योंकि ऐसी डिमांड कई बार विमेन पार्लियामेंटेरियंस करती हैं कि आप इस तरह का एक लॉ बना दीजिए, तो उससे ये प्रॉस एंड कॉन्स आएंगे। आप बस इतना याद रखिए और कंक्लूजन में लिखिएगा कि जिन कंट्रीज़ में ये लॉ ऑलरेडी है भी, वहाँ पर भी विमेन आउट ऑफ वेरियस रीजन सच एज स्टिग्मा और अनकंफर्टेबल अबाउट देयर privacy being exposed or known to the office, hardly in Japan hardly 6% women take benefit of these। ओके, चलिए आज के आर्टिकल्स कुछ काम के नहीं हैं, इनसे हम आगे बढ़ते हैं। हमारे काम का सिर्फ यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ ही चीज़ें, नेगोशिएटिंग फेडरलिज्म, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपसे पहले भी बात की है कि हायर एजुकेशन किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में, राइट। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो फेडरलिज्म नेचर था हायर एजुकेशन का वो ख़राब हुआ है, तो पहले तो इंदिरा गांधी जी ने इसको कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किया था, ओके, वो 42nd अमेंडमेंट के टाइम। तो स्टेट को वैसे ही यहाँ पर स्टेट्स के लिए सेंटर का जो इंटरफेरेंस था वो फेस करना पड़ रहा था। उसके बाद फिर आपने टाइट फंड्स लाना शुरू कर दिए कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट कीजिए अपने यहाँ पर, तो सरकार आपको ये ग्रांट्स देगी। उसके बाद आपने ANRF ले आए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, अनुसंधान वाला, तो उसमें आपने कह दिया कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको फंड्स मिलेंगे। फिर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ले आए कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स को हम स्पेशल फंडिंग और ट्रीटमेंट देंगे। फिर एक इशू, सेकंड इशू बना रहता है हमेशा। फर्स्ट इशू तो ये है, ठीक है, फर्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, सेकंड है आपका फंडिंग जो सेंटर दे रही है वो टाइट फंड्स दे रही है, ना कि ऐसे फ्री फंड्स की आप ले लीजिए और अपने हिसाब से एजुकेशन, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव कर लीजिए। थर्ड इज़ वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, जिसमें गवर्नर को एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर दी गई है, इसको लेके फ्रिक्शन हमेशा रहा है। तमिलनाडु में भी यही हुआ था, केरला में भी यही हुआ था और वेस्ट बंगाल में भी यही हुआ था, ओके। और ख़ुद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने वाली कमेटी थी सन 2000 में, उसने कहा था कि देखिए गवर्नर को यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाना बंद कीजिए, उसका इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप 3 लैंग्वेज पॉलिसी ले आए, जो कि सदर्न स्टेट एंड स्पेशली तमिलनाडु वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बिल्कुल। देन आप एक और चीज़ लेके आए कि क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए, वो अलग अलग कोर्सेज़ के अलग अलग क्रेडिट काउंट होंगे, वो भी नेशनल लेवल पर। देन आप एक यूनिफॉर्म वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच ले आए कि 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाना होगा सभी को, DU में भी इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो ये सब ये तीनों चीज़ें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लेके आए, जो कि पसंद नहीं आई है कुछ स्टेट्स को। उसके बाद आप अब एक नया बिल लेकर आ रहे हैं, विकसित भारत साक्षरता अधिनियम, शिक्षा अधिनियम, जिसमें आप UGC को रिप्लेस करने वाले हो, और इसको लेकर काफ़ी एप्रीहेंशंस हैं सभी स्टेट्स में कि इससे क्या होगा, ओके। इट इज़ नॉट अधिनियम, इट इज़ अधिष्ठान बिल, ओके। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान जब पास होगा तब हम उसकी बात करेंगे क्या करना है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में सेंटर स्टेट के बीच में जो फेडरलिज्म का जैसी चीज़ थी वो थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है। और इसकी शुरुआत हुई इंदिरा गांधी जी के टाइम, लेकिन उनकी नीयत यहाँ पे अच्छी थी। उनका सिर्फ ये था कि कुछ स्टेट्स ने एजुकेशन माफिया बन बैठे हैं, वो लोग बिल्कुल पूरी तरीके से कहीं कॉलेजेस की सीट बेच रहे हैं, कहीं बिल्कुल एकदम बर्बाद कर रहे हैं कॉलेजेस को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को, ताकि प्राइवेट वाले ज़्यादा बेनिफिट हो और वो फिर इनको फंडिंग देते रहें। तो उन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट में लेके आई थी ताकि इसका एक स्टैंडर्ड सुधारा जा सके, नेशनल लेवल पर कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए जा सकें और सभी यूनिवर्सिटीज़ को उस हिसाब से गवर्न किया जाए। लेकिन ये एक सबसे बड़ा प्रोविज़न बना है स्पेशली अंडर द करंट गवर्नमेंट कि वाइस चांसलर और गवर्नर के बीच, यानी कि आपने इंस्टीट्यूशंस को एक पॉलिटिकल रिंग बना दिया है जिसमें ये फाइटिंग चलती रहती है। और अंडर दिस गवर्नमेंट स्पेशली काफ़ी सारे जो ग्रांट्स और फंड्स दिए जा रहे हैं वो टाइट फंड्स के फॉर्म में आ रहा है, ये इंप्लीमेंट कीजिए, ये इंप्लीमेंट कीजिए, ये कीजिए, तब जाके हम आपको फ़ंड देंगे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 इश्यूज़ हैं जो सदर्न स्टेट्स को पसंद नहीं आ रहे हैं, ओके।
तो इस पर कभी ऐसे यूनिक क्वेश्चन नहीं आएगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू। चलो, ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि आखिर हमारी जो नेट एफडीआई है, ठीक है, दैट इज आउटगोइंग प्लस द इनकमिंग, ठीक है। तो आखिर हमारी नेट एफडीआई गिरती क्यों जा रही है सालों साल, और अभी पिछले कुछ क्वार्टर से तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो गए हैं। तो इसके प्रोविजंस को हम समझते हैं। पहले देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एफडीआई की फॉर्म की बात जब की जाती है तो वी हैव थ्री फॉर्म ऑफ एफडीआईज, ओके, थ्री काइंड ऑफ। फर्स्ट एक है जिसको हम अपनी जो रियल एफडीआई है वो कहते हैं। रियल एफडीआई जो आपके साथ, जैसे सैमसंग आया था, hyundai आया था, ठीक है, तो ये सब अपने साथ क्या लेके आए थे, दे ब्रॉड टेक्नोलॉजी। वो हमारे साथ टेक्नोलॉजी लेके आए और इंडिया एक ऑटोमोबाइल हब बन के उभरा, राइट। कुछ ये ब्रांड्स आते हैं बड़े बड़े हमारे यहाँ पर, ये आते हैं अपने लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए, राइट। अब एक आते हैं आपके सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, इनका सिंपल गोल रहता है, ठीक है, जैसे प्राइवेट इक्विटी, ठीक है, पी बोलते हैं जिसको हम, उसके अलावा वेंचर कैपिटल, ये लोग आते हैं। इनका सिंपल सा रहता है कि हमें यहाँ पर, और इवन जो सॉवरेन वेल्थ फंड भी होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो लोग भी इसमें आके इन्वेस्ट करते हैं, जिनका पैसा पड़ा होता है वेस्ट एशियन कंट्रीज़, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, इनके पास, ये लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करते हैं। इनका गोल लॉन्ग टर्म नहीं रहता है, इनका गोल रहता है बहुत ही शॉर्ट टर्म, दैट हमें आना है यहाँ पर, इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद अपना जो भी डिविडेंड होगा, प्रॉफिट होगा, ये सब लेके चला जाना है। जैसे अनअकैडमी को सिंगापुर की किसी कंपनी ने उस टाइम 90 करोड़ समथिंग दिया था, उनका सिंपल था कि यहाँ पे जो बिज़नेस चल रहा है इसमें इन्वेस्ट करते हैं और अपना जो प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, वो लेके यहाँ से निकल जाना है। बट उनका ऐसा कुछ नहीं था कि हम यहाँ पे आपको कोई टेक्नोलॉजी ऑफर करेंगे या आपके यहाँ पर हम इसकी ब्रांडिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, ओके। फिर उसके बाद एक और थर्ड टाइप होता है कि जो कि हमारे पास डायस्पोरा से आता है, दैट इज़ रेमिटेंसेज, राइट। हमारे पर रेमिटेंसेस आता है, हमारे जो डायस्पोरा होते हैं वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके। और मोस्टली ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है राउंड ट्रिपिंग के लिए, यानी इसी देश का पैसा बाहर जाता है, राउंड ट्रिप हो गए यहाँ आ जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं कि देखिए इन्वेस्टमेंट आया एंड ऑल दोस थिंग। तो ये जो थ्री टाइप के एफडीआईज होते हैं, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं कि हमारे देश में जो पूरी एफडीआई आ रही है, और जो आउट गोइंग होती है, जैसे कि अभी रिलायंस ने कमिट किया है कि वो यूएसए में $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, ओके। लेकिन जितनी भी एफडीआई आई है ना अभी पिछले कुछ टाइम में, उसमें से सबसे बुरी बात यह है हमारे लिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई आई है, इट इज़ जस्ट 10.6%, ओके। और हमें क्या चाहिए थी, इस फर्स्ट कैटेगरी वाली एफडीआई, लॉन्ग टर्म वाली, लेकिन ये ज़्यादा नहीं आ रही है हमारे पास। हमारे पास जितनी भी एफडीआई वगैरह आ रही है अभी मोस्टली, वो आ रही है फाइनेंशियल सेक्टर में, ओके। और वो कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होती है, वो बस अपना बेनिफिट लेते हैं और निकल जाते हैं, ओके। तो अभी हमारे यहाँ पर हार्डली हमें $1.1 बिलियन कुछ का बचा है इस बार हमारे पास नेट एफडीआई, आउटगोइंग, और अगर हम वो दोनों ऐड कर दें तो हमारे पास जो एफडीआई जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास करीब इस बार $317 बिलियन समथिंग आया, लेकिन चला गया है करीब $550 बिलियन। तो आखिर जा कहाँ रही है ये एफडीआई, क्यों जा रही है? तो सबसे सबसे पहला रीज़न तो है कि जिन्होंने पहले जिनसे हमारी कंपनीज़ ने रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे मॉन्सेंटो वगैरह, उनसे आपने कोई टेक्नोलॉजी ली है, आईपीआर वगैरह लिया है, तो आपको रॉयल्टी भी पे करनी पड़ती है। तो उसमें आपको उनका डिविडेंड भी देना होगा, आपको उनका प्रॉफिट भी देना होगा, ओके। तो ये सब देकर करीब इस बार सरकार ने करीब $350 बिलियन तो ये चला गया, ओके। आउटगोइंग बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद हमारे खुद के लोग बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, अलग अलग सेक्टर में हमारी कंपनी। तो जो आउटवर्ड एफडीआई हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा जा रही है, थोड़ी बहुत नहीं, करीब $65 बिलियन तक गई है यहाँ पर। और तीसरा है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वो जो जिन लोगों ने पहले शेयर्स खरीदे थे, ठीक है, अब वो अपना शेयर वगैरह देकर आईपीओस में एग्जिट कर रहे हैं, ओके। तो इसके थ्रू भी हमारी करीब $180 बिलियन, ये सिर्फ मैं आपको फिगर्स इसलिए बता रहा हूँ, एवरेज फिगर अंदाजे से, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आखिर ये इतनी सारी आउटगोइंग एफडीआई हमारी जा कहाँ रही है।
ओके, तो करीब 180 बिलियन डॉलर हमारा ये जो आईपीओस वगैरह जो एग्जिट करके जाते हैं वो लिए जाते हैं। उसके बाद हमारे खुद के लोग जो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी हमारी कंपनीज अफ्रीकन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रही हैं, उसमें चला जाता है। फिर यहाँ पर जो डिविडेंड है, प्रॉफिट्स है और वो सारी चीज़ें चली जाती हैं, तो ये करीब चला जाता है 350 बिलियन डॉलर तक। तो ये सब आउटगोइंग एफडीआई है, जबकि हमारे पास नेट जो आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है। ओके, तो इस वक्त इंडिया की हालत ये है कि हम लोग एक सेटलर्स की तरह नहीं देखा जा रहा है इंडिया को, बल्कि एक टूरिस्ट की तरह देखा जा रहा है। वो लोग बस अपना पैसा लेके आते हैं, यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी है रियल एफडीआई लॉन्ग टर्म वाली, वो ज़्यादा नहीं आ रही है हमारे पास यही सब आ रहा है। प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, ये सब लोग आ रहे हैं। वो लोग बस शेयर्स खरीदते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से इसका वैल्यूएशन बढ़े और उसके बाद हम इसको एग्जिट करके निकल जाएँ यहाँ से। ओके, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रियल एफडीआई अट्रैक्ट करनी थी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो कि हम कर नहीं पाए। हार्डली 10% एफडीआई जो आती है वो इसमें जा रही है। ओके, तो अभी हमारी हालत ये है कि अगर $1 आ रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, अंदर आ रहा है, तो करीब $1.5 वापस आउट गोइंग है। ठीक है, ये इतना बाहर जा रहा है। तो इसलिए हम लोग का ये जो ओवरऑल है नेट एफडीआई, ये और ज़्यादा हम लोग लॉस में जा रहे हैं। ओके, सो सिंपल है इन लोगों का कि इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट लो और निकल जाओ। ठीक है, तो पहले तो वो उनका प्रॉफिट ले जा रहे हैं, डिविडेंड वगैरह वो चला जाता है। ठीक है, दूसरा फिर उन्होंने जो आईपीओ वगैरह जो पहले खरीदे होंगे, अब उसको वो ओवरऑल ही सेल करके निकल जा रहे हैं बिल्कुल। फिर हमारी जो एमएनसी की सब्सिडरीज वगैरह है वो भी डिविडेंड्स वगैरह दे रही हैं उसमें। ओके, और लास्टली जो आउटवर्ड गोइंग एफडीआई है ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी खुद की इंडियन कंपनीज भी ये देख रही हैं कि इंडिया में इस वक्त ज़्यादा कुछ अच्छा होता नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल है रिलायंस का, $300 बिलियन की रिफाइनरी लगाने जा रहा है यूएसए में। दिस इज़ द बिगेस्ट आउटगोइंग एफडीआई। ओके, तो इस आर्टिकल ने यही सारी बातें की हैं, 3 टाइप ऑफ एफडीआईज, और कोई फ्रेश कैपिटल आ नहीं रही है। और उसके बाद ये जो लोग बेच के जा रहे हैं अपने शेयर्स, ठीक है, वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं ले जा रहे हैं, प्रॉफिट या डिविडेंड नहीं ले जा रहे हैं, अब वो अपने शेयर्स बेचकर ही निकल रहे हैं यहाँ पे। ओके, और आउटगोइंग चैनल्स कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा टेक्निकल है, ज़्यादा चीज़ें अगर समझ में नहीं भी आई हों तो बस इतना याद रखिएगा कि हमारे यहाँ आउटगोइंग एफडीआई क्यों बढ़ रही है। ठीक है, मोस्टली 3 ही रीजंस हैं कि एक तो हमारे खुद के लोग बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये फॉरेनर्स हमारे जो शेयर्स इन्होंने खरीदे थे वो बेच के निकल रहे हैं, और तीसरा कि जो शेयर होल्डर्स भी हैं उसमें या सब्सिडरीज बना रखी है जिन्होंने इंडिया में, तो वो फिर उनको रॉयल्टी देनी पड़ती है, उनके आईपीआर पर डिविडेंड देना पड़ता है, उनके प्रॉफिट देना पड़ता है। तो ये मोटी मोटी पिक्चर ये बनती है हमारी कि इतना सारा आउटगोइंग एफडीआई है, जबकि हम इनकमिंग जो है अब वो ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई नए शेयर होल्डर्स हमारे यहाँ आना पसंद कर नहीं रहे हैं, कि अभी इंडिया का मार्केट को इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा है हमें। ओके, और आउटवर्ड एफडीआई हमारी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ट्रंप चाचा हमें ऐसे नचा रहे हैं बिल्कुल इंडिया को कि लाइए लाइए इन्वेस्ट कीजिए हमारी कंट्री में। ओके, चलो एनीवे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपको ओवरऑल थोड़ा सा समझने के लिए था। ये पैनल ने रेकमेंड किया है नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, बट रिकमेंडेशन जब तक इंप्लीमेंट ना हो जाए इनको बेवजह फालतू पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बस इतना याद रखिए कि मैं आपको एक टेलीग्राम पे शॉर्ट नोट दूंगा इसके लिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में एक बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। ओके, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इस पर एक शॉर्ट नोट आपको मैं टेलीग्राम चैनल में दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। लैंड पोर्ट्स क्या होते हैं ये आपको पता ही है, जैसे सी पे पोर्ट्स होते हैं उसी तरह लैंड पे होते हैं, जो ट्रेड का एक हब बना होता है। तो ये हर कंट्री के साथ बॉर्डर पे बनाए ही जाते हैं, जो ओवरलैंड ट्रेड होता है, जैसे हम चाइना बॉर्डर के साथ भी बनाते हैं। ओके, जैसे लिपू लेक पास उत्तराखंड में, शिपकीला पास हिमाचल में, एंड नाथुला पास सिक्किम में, ये 3 उनके लिए मेजर ट्रेड हब्स बनते हैं हमारे उनके साथ। पाकिस्तान के साथ भी हमारा एक है अटारी पंजाब बॉर्डर पर। ओके, तो ये बस ये पासेस आई होप आपको याद हो, नहीं होंगे तो मैं आपको एक इसकी इमेज दे दूंगा आज चैनल में। सारे एक साथ याद मत करो, पता है अगर आप एक साथ ये पासेस माउंटेन्स और ये सब याद रखने की कोशिश करते हो ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। जो जो जैसे जैसे न्यूज़ में आते जाए ना, वैसे वैसे उसको याद करते जाओ। ओके, लिपू लेक है उत्तराखंड में, शिपकीला है हिमाचल में, एंड नाथुला है सिक्किम में। मैं नए बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है। ओके, देन सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्स आर्टिकल 142 टू क्वेश दी पॉक्सो। अब मैंने आपको उस दिन कहा था हम पॉक्सो को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आर्टिकल 142 ये स्पेशल पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें वो खुद से उस केस को स्टडी कर सकता है, रिवर्स कर सकता है उस जजमेंट को, अगर पुराना कोई पनिश कर दिया गया। तो इस पर मैं शॉर्ट नोट आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। ओके, आर्टिकल 142 पे, और पॉक्सो तो मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूँगा, प्रॉपर लेक्चर उसका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखिए, ये जो गवर्नमेंट मूल्स कैपिंग द एयरपोर्ट बंडल्स फॉर प्राइवेटाइजेशन,
हुआ क्या था कि पहले रूल हुआ करता था कि कोई भी, जैसे एक कॉन्ग्लोमेरेट है, जैसे मान लीजिए जेएमआर ग्रुप है, ठीक है, या जीवीके ग्रुप है, या अडानी ग्रुप है, ठीक है, किसी भी कॉन्ग्लोमेरेट को कांग्रेस सरकार ने ये रूल बनाया था कि 3 से ज़्यादा एयरपोर्ट ऑपरेट करने के लिए नहीं दिए जाएंगे। ओके, उसके बाद 2015 में मोदी जी ने आने के बाद ये रूल चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसको जितने चाहिए दे देंगे। फिर 2019 में सरकार ने कुछ एयरपोर्ट ऑक्शन करे, ओके, और नतीजा ये हुआ कि 6 के 6 एयरपोर्ट, मेजर एयरपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, ओके, जयपुर, ये सारे मेजर एयरपोर्ट्स अडानी ग्रुप को चले गए। मतलब उन्होंने ऑक्शन कराया। अब ये मत कहिएगा कि सर ऑक्शन हुआ है, बिडिंग हुई है, तो क्या है, अडानी ग्रुप ने सबसे अच्छी बिडिंग की होगी। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले अडानी के पास ज़ीरो एक्सपीरियंस था एयरपोर्ट ऑपरेट करने का। फर्स्ट थिंग इज़ ज़ीरो एक्सपीरियंस था। सेकंड चीज़ है कि सरकार ने यहाँ पे रूल चेंज कर दिया कि ठीक है, अब से कोई लिमिट नहीं है, आप जितने एयरपोर्ट टेक ओवर करना चाहो कर लो। और तीसरा, सरकार ने एक और चीज़ प्रोविज़न हटा दिया कि उसमें प्रायर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी, तो सरकार ने कह दिया कि आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर तो उसके पास पैसा होगा, उसने कर लिया, क्या गलत है? कोई पैसा वैसा नहीं है, सब बैंक से लोन करवा दिया जाता है, और आपको पता ही है इस वक्त बैंक्स के हाल क्या चल रहे हैं। ओके, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि आप लोग खाली बैठे हो, आपको भी कह दिया जाए चलो आपको इतने करोड़ का लोन दिया जाता है, जाओ करो बिजनेस, तो अब भी कर लोगे। और फिर सरकार इस तरीके की है कि लोन, कितने लोन माफ़ हुए हैं पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए के लोन्स माफ़ करें। ओके, तो ये कंडीशन सरकार ने जब चेंज की ना 2019 के, फिर जब ऑक्शन किया तो अडानी ग्रुप, अकेले अडानी ग्रुप को पूरे के पूरे 6 एयरपोर्ट मिल गए, जबकि जीएमआर ग्रुप, जीवीके ग्रुप, ये सब एक्सपर्ट थे इसमें, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस था एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करने का। लेकिन अब जब देखा गया कि यार अडानी ग्रुप ने बहुत सारा मार्केट कैप्चर कर लिया है आज उसके पास, फिर बाद में से मुंबई एयरपोर्ट भी छीन लिया। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मुंबई एयरपोर्ट की कहानी क्या है, कैसे ईडी ने रेड डाली जुलाई में, जून में, फिर सीबीआई ने केस फाइल करा अगस्त में, जुलाई में, और उसके बाद अगस्त में जीवीके ग्रुप ने कहा कि ओके, हम लोग अडानी ग्रुप को अपने कुछ शेयर्स बेचने को तैयार हैं। उन्होंने 50.5% शेयर्स अडानी ग्रुप को बेच दिए, यानी कि इनडायरेक्टली ये एयरपोर्ट भी मुंबई और नवी मुंबई का अडानी ग्रुप के पास चला गया। तो आज वो टोटल 8 फैसिलिटीज़ ऑपरेट कर रहा है, एंड इट इज़ कवरिंग 7.8 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली एंड 25% ऑफ इंडियाज़ एयर ट्रैफिक। और इसका एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अभी जब 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था अहमदाबाद में, इंडिया का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उसमें उसने पार्किंग चार्जेस इतने बढ़ा दिया था कि एयरलाइन कंपनीज़ को कंप्लेन करनी पड़ी सरकार से कि ये बहुत ही अनरीजनेबल पार्किंग चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अडानी ग्रुप के द्वारा। ओके, तो अब सरकार कह रही है कि ओके, हम लोग ऐसा करते हैं, हम वापस से कैप लगा देते हैं, यानी कि जो पहले कैप हुआ करता था कि 2 एयरपोर्ट 3 एयरपोर्ट से ज़्यादा आप ऑपरेट नहीं कर सकते, अब ये कैप को वापस लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब आपने अपनी एक फेवरेट कंपनी को फ़ायदा दे दिया। ऑलराइट, तो ये गलत है। तो इन February 2019, Adani Group emerged as successful bidder for all 6 airports on offer with no prior experience in operating airports. This is called as the politicians and corporate nexus. ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, देन देयर इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी, ये मैंने आपको उस दिन बता ही दिया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कह रही है कि हम लोग फिर से कैपिंग लेकर आएंगे और नंबर ऑफ एयरपोर्ट बंडल्स दैट कैन बी अवॉर्डेड टू सिंगल बिडर। जब अडानी को सारे, और ये जो 8 एयरपोर्ट्स हैं ना, दीज आर नॉट जस्ट नॉर्मल एयरपोर्ट्स, दीज आर द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। दिल्ली आपके पास है, मुंबई आपके पास है, उसके बाद आपके पास जयपुर है, आपके पास हैदराबाद है, आपके पास अहमदाबाद है, बेंगलोर है, सब कुछ तो आप ही के पास है। और तो यहाँ पे बस ये इशू समझना था कि सरकार ने कुछ नियम चेंज करे थे जिसमें ये सारी चीज़ें आ गई थी। कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई लिमिट नहीं होगी कि आप कितने एयरपोर्ट्स कंट्रोल कर सकते हो। और बाकी मुंबई का तो ये फेमस केस है, जीवीके ग्रुप से किस तरीके से ज़बरदस्ती छीना गया ये एयरपोर्ट। डेटा सेंटर पावर यूज टू राइज 26%। मैंने कल ही आपसे बात की थी उस दिन जब वाइजैग में वो लगाने की बात हो रही थी, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि इससे वाटर का यूसेज बहुत ज़्यादा डिमांड करेगा कूलिंग के लिए, ये इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे। उसके बाद ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, यानी कि हमारा जो नेट ज़ीरो और आईएनडीसी के टारगेट्स हैं, ठीक है, वो भी इम्पैक्ट होगा, उनको अचीव करना मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए।
राइट। उसके अलावा वाटर क्राइसिस होंगे तो ये एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट पर भी इम्पैक्ट करेंगे, एज वेल एज डोमेस्टिक की भी रिक्वायरमेंट पर असर करेंगे। और ये जॉबलेस ग्रोथ को ज़्यादा इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि सरकार यहाँ पे इनको सारे बेनिफिट तो दे रही है, सब्सिडी दे रही है, ज़मीन दे रही है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ इसलिए क्योंकि ये काफ़ी हद तक ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली खुद से ही ऑपरेट होते रहते हैं पूरा दिन। थोड़ा बहुत मैन पावर की इसमें ज़रूरत पड़ती है। ये एआई के थ्रू ज़्यादा चलती है ये चीज़ें, इसमें मैन पावर यानी कि कोई जॉब क्रिएट कर दे ऐसा नहीं है। तो ये 4 मेजर कंसर्न है, ठीक है। ये जॉबलेस ग्रोथ बढ़ाएगा, वाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, मिलियंस ऑफ वाटर ज़रूरत पड़ती है 1 मेगावाट के लिए भी। इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, ये ग्रीन हाउस एमिशंस भी और ज़्यादा बढ़ाएगा। ओके, तो ये हमने उस दिन बात कर ली थी। उसके अलावा इंडियन रिजर्वायर कैन होस्ट 102 गीगावाट फ्लोटिंग सोलार कैपेसिटी। सो फर्स्ट थिंग इज़, तो हमारे एमपी में ही यहाँ पर ओमकारेश्वर में एक फ्लोटिंग सोलार पार्क डाला गया है रिवर नर्मदा पर, 278 मेगावाट का। ये कंट्री का लार्जेस्ट प्लांट है और इसको और बढ़ा के 600 मेगावाट किया जाएगा। ओके, तो आखिर क्यों हम लोग पानी को कवर करने पे सोच रहे हैं कि यार इस तरीके का ज़्यादा बेनिफिट है। सबसे बड़ा यूज़ होता है कि एक तो ये वाटर का एवेपोरेशन भी रोकेगा आपका। ओके, और दूसरा बेनिफिट है कि यहाँ पर ये जो लैंड एक्वायर करने का इशू होता है उसको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा लोग कहते हैं ना कि डोंट कवर दी एग्रीकल्चर और फार्म लैंड्स, कवर दीज वाटर बॉडीज़ और कवर दी पार्किंग लॉट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। लैंड एक्विजिशन विच इज़ कॉस्टली एंड प्रोन टू कन्फ्लिक्ट विद एग्रीकल्चर एंड हैबिटेशन। और हमने गोल क्या रखा है अपने सामने कि हम 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये बस एक फॉर्डर पॉइंट की तरह आपके लिए काम कर सकता है कि इंडियन रिजर्वॉयर्स कैन होस्ट अबाउट 102 गीगावाट फ्लोटिंग सोलार कैपेसिटी। और ये वाटर बॉडीज को कवर करने में लीडर एशिया में चाइना ही है, वो हर चीज़ में लीडर है। और ये याद रखिएगा, ये अहमदाबाद में था, हम लोग थे जहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलार एनर्जी, ऑटोनमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। Okay, China leads in installation and globally floating solar reached about 9.6 gigawatt by 2024, almost 90% of it is in Asia। एशिया में क्यों? क्योंकि हमारे यहीं पर लैंड एक्वायर करना ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर हमें लगता है वाटर बॉडीज़ पे बना देना ज़्यादा आसान है। चलो, ये नाटो मेंबर है टर्की, वो भी यही कह रहा है कि इजराइल जब तक है तब तक इस रीजन में कभी पीस नहीं आ सकता। चाइना ने वार्न किया है कि रशिया यूक्रेन वॉर के नाम पर आप हमारी कंपनीज़ को सैंक्शन नहीं कर सकते। अब ईयू क्या कह रहा है कि हम चाइनीज़ कंपनीज़ को सैंक्शन करेंगे क्योंकि ये बिज़नेस कर रही हैं रशिया के साथ। तो चाइना ने वार्निंग दी है कि आप करके तो देखिए, उनके बस की बात नहीं है, नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ही पूरे वर्ल्ड का सप्लायर है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक। ओके, ईयू इज़ अ 27 मेंबर ब्लॉक। Okay, then China warned European Union against sanctioning its companies after Brussels proposed a fresh wave of measures over Beijing's support for Russia। तो चाइना से चैलेंज लेना इतना आसान नहीं है किसी के लिए। एनीवे, अब हम चलते हैं थोड़ा सा इंडियन एक्सप्रेस पर। उसमें भी ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, बस सुपरफिशियली हमें देखना है कि कुछ चीज़ें, और मैं लास्ट में आपको हिंदू कुछ माउंटेन रेंज दिखाऊंगा, उसके रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने हिंदू में बात कर ली है। बिरसा मुंडा के बारे में आप जानते हैं, इनको धरती आबा कहा जाता है। और इनके बारे में कुछ बातें याद रखिएगा, ये पहले मिशनरी स्कूल ज़रूर गए थे, लेकिन बाद में इनको समझ में आया कि नहीं, ये तो गलत हैं ये लोग, तो उसके बाद वापस से इनका टिल्ट आ गया था वैष्णविज़्म की तरफ। और उसके बाद में इन्होंने अपना खुद का ही, मतलब इनके फॉलोअर्स ने इन्हीं का एक रिलीजन स्टार्ट कर दिया था, बिरसाइत फेथ। ओके, अब ये बातें क्यों निकल के आ रही हैं? धरती आबा है, इनके नाम पे हम जनजाति दिवस मना लेते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन डिमांड क्या हो रही है हर तरफ से कि रिमूव कर दो उन ट्राइबल्स को जो कन्वर्ट कर चुके हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में फ्रॉम दी एसटी लिस्ट। ओके, ये डिमांड चल रही है, हमने थोड़े दिन पहले भी बात की थी। क्योंकि ये जिस रीजन में ये थे वहाँ पे क्या था, मिनरल रिच रीजन था, ठीक है, झारखंड एडजॉइनिंग एरियाज़ का। फिर इन्होंने विद्रोह किया कि यार ये आउटसाइडर्स हमारे रीजन में क्यों घुस रहे हैं, और फिर जंगल वगैरह के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वो चीज़ें भी इनको पसंद नहीं आई और इन्होंने एक रिवोल्ट डिक्लेयर कर दिया इन 1889, नोन एज उलगुलन और ग्रेट टुमल्ट। ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है। आउटसाइडर्स के लिए टर्म यूज़ किया जाता था डिकू, और यहाँ पे एक और टर्म है जो मेरे को आपको बताना है, दिसुम। ठीक है, इसका मतलब है सेल्फ रूल, कि ये याद रखिएगा। ही वॉज अरेस्टेड एंड डाइड इन रांची जेल ऑन जून 9, 1900। और इनके बाद ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि यहाँ के लोगों के लिए इनके जल जंगल ज़मीन कितने ज़रूरी है, तो सरकार क्या लेके आई, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। इसका ओरिजिनल नाम भी याद रखिएगा, खुंदकटी राइट्स। ओके, दैट इज़ कलेक्टिव लैंड एंड ओनरशिप एंड गवर्नेंस। ओके, बाकी ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है। ट्रम्प का ये जो H1B वीज़ा को लेकर कोर्ट ने कहा है कि
ये गलत है, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि H1B वीज़ा के अलावा एक और वीज़ा यूज़ होता है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, दैट इज़ F1B वीज़ा। ठीक है, ये दिया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टू वर्क इन US आफ्टर ग्रेजुएशन इन जॉब्स। जो वहाँ पढ़ने आते हैं, उसके बाद आप ग्रेजुएट हो गए, अब आप USA में जॉब करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए दिया जाएगा F1B वीज़ा। ओके, अगर आप उसी फील्ड में काम करना चाहते हो जिसमें से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वहाँ से। नहीं, अब यहाँ पर ये जो इतना सारा ले ऑफ सुनने को मिल रहा है ना यूएस में, उसमें दोनों रीज़न है। एक तो एआई की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और दूसरा ये जो रेस्ट्रिक्टिव H1B पॉलिसी लेकर आए थे कि आपको $1 लाख देने होंगे, तो 1 लाख बहुत होता है ना, 1 करोड़ हो गया अपने हिसाब से। तो ये H1B वीज़ा अलाउज US एम्प्लॉयज़ टू हायर फॉरेन नेशनल्स। ओके, और हर साल 65,000 वीज़ा इशू किए जाते हैं, अराउंड 20,000 एक्स्ट्रा भी किए जा सकते हैं अगर आपके पास कोई एडवांस डिग्री है। ठीक है, कि आपको उनको लगता है कि ये इंसान हमारे देश के लिए काम आ सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़, नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट रिसर्च बॉडीज़ को एग्जेम्पशन दिया जाता है इस कैप से। अगर उनको किसी स्पेशल को, फैकल्टी को या किसी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को बुलाना है, तो वो एग्जेम्पशन उनको दिया जाता है। ट्रंप ने इसको बढ़ा के अचानक से $1 लाख कर दिया था, जबकि पहले फ़ीस बहुत कम थी, $960 टू अराउंड $7,500। क्योंकि ट्रम्प को ये लगता है कि इसके थ्रू रिप्लेस कर दिया गया है अमेरिकन वर्कर्स को, क्योंकि जो फॉरेन लेबरर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो लो वेज पे काम करने को तैयार है, इवन स्टेम फील्ड में भी, यानी साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह में भी। तो उसने ये बढ़ा के बहुत हाई कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने इसको कैंसिल जरूर कर दिया, बट सच्चाई यही है कि सरकार, खासकर ट्रम्प की सरकार, वो नहीं मानेगी, इसके अगेंस्ट वो वापस अपील कर सकती है, और ये इतनी जल्दी सुलझने वाला मैटर नहीं है। इंडियन सिटीजन रिसीव मोर देन 70% ऑफ ऑल द वीज़ाज इशूड एनुअली। इसलिए इंडिया के लिए ये ज़्यादा बड़ी न्यूज़ बनी थी, ज़्यादा बड़ा कंसर्न बना था। फिर लोगों ने वो सवाल उठाए थे कि ट्रंप इंडिया को क्यों टारगेट कर रहा है हर जगह बार बार। ओके, यूरिया प्राइसेस पर ये इंडिया के लिए गुड न्यूज़ ही की जा सकती है कि जो प्राइस पिछले बिडिंग में करीब हमें ओवर $950 पर टन पड़ रहे थे, अचानक से अब हमें जो बिडर मिला है उसने ये ऑलमोस्ट हाफ में देने को तैयार हैं, करीब 450 पर टन में। ओके, तो ये इंडिया के लिए एक रिलीफ रहेगा, कि कल ही हमने देखा था कि हमारा जो सब्सिडी बर्डन था फर्टिलाइज़र को लेके, वो 1.7 लाख करोड़ रुपीस जो हमने बजट में एस्टिमेट किया था, बढ़ के 3.4 लाख करोड़ रुपीस तक वो जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये फिर भी इंडिया के लिए एक रिलीफ है कि हमने जो टेंडर निकाला, हमें इंपोर्ट करना है यूरिया, उसके लिए लैंडिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्लस जो लाने का खर्चा है, फ्राइट। ओके, तो वो कम से कम अभी हमें बिल्कुल हाफ पड़ रही है, तो इससे सब्सिडी बर्डन थोड़ा सा कम हो सकता है। और क्यों हुआ? क्योंकि चाइना ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी फर्टिलाइज़र पर, उसने उनको लिफ्ट कर दिया है। ओके, सो ये एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ है। उसके अलावा ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग हाईएस्ट एवर इन 2025। अब इसमें याद रखिए, मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ कि 2024 वॉज द वार्मेस्ट ईयर। ओके, और जो 2025 था, इट इज़ द थर्ड वार्मेस्ट ईयर। ओके, और करीब करीब 24 में 4 दिन ऐसे भी आए थे जब हमारा जो ग्लोबल एवरेज है टेम्परेचर का, वो 2 डिग्री से ऊपर जा चुका था। पेरिस क्लाइमेट क्या है? 1.5 डिग्री पे आपको कंट्रोल करना है। ओके, तो पहले तो 2 फैक्ट्स याद रखिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हाईएस्ट था इस बार ह्यूमंस का कंट्रीब्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह में जो हम लोग ग्रीन हाउस एमिशंस वगैरह रिलीज़ कर रहे हैं। आईपीसीसी, इस पर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है और कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, इस पर शॉर्ट नोट में डायरेक्टली टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा आपको। ओके, 25 को ये कह रहे हैं कि इट वॉज ओवरऑल इट वॉज 1.39 डिग्री सेल्सियस हायर दैन दी एवरेज, यानी कि हमें 1.5 डिग्री के अंडर में रखना है। तो ओवरऑल अगर हम 25 का ईयर देखें तो वो इसके बिलो ही था। उसके अलावा WMO ये सब, ये डेटा रिसर्च और ये सब करता रहता है, इस पर भी हम शॉर्ट नोट टेलीग्राम में पोस्ट कर लेंगे, ताकि अभी से प्रीलिम्स के लिए भी चीज़ें तैयार करते चलें। वार्मेस्ट ईयर कौन सा था? 2024, जब टेम्परेचर पेरिस क्लाइमेट के टारगेट को ब्रीच कर गया था। ओके, देन फॉर 2025 द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू ग्लोबल वार्मिंग इज़ पॉसिबली दी हाईएस्ट एवर। उसके बाद फिर हमारे ऊपर जो थ्रेड मंडरा रहा है इस साल एल नीनो का, और एल नीनो का इस साल का थ्रेड ज़्यादा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ इसी साल चल के सबसाइड नहीं करेगा। ये माना जा रहा है कि ये अगले साल भी कुछ अर्ली मंथ्स तक इसका इम्पैक्ट रह सकता है। ओके, a strong El Nino is predicted to develop but possibly also continue into early next year। तो ये एल नीनो ज़्यादा बड़ा थ्रेट बनेगा। एल नीनो और आईओडी हम अलग से तैयार करेंगे।
टीचर सस्पेंड डेज आफ्टर शी जॉइंड CJP प्रोटेस्ट इन दिल्ली। अब देखिए, आप एग्री करें ना करें, बट वहाँ कोई किसी सरकार के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ यूथ अपने कुछ कंसर्न्स को लेकर बैठा था कि आखिर हमारे पेपर्स बार बार लीक क्यों होते हैं। अब उसमें अगर टीचर चला, ये तो फिर वो ब्रिटिश वाली बात हो गई ना, क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाया था लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो आई टोल्ड यू कि ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है स्कूल कॉलेजेस में, वो यही लोग लेकर आया था, ये कर्जन लेके आया था। उसका ये गोल था कि जो कॉलेज का यूथ है उसे इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट से ना जोड़ा जाए, ठीक है, वो फ्रीडम मूवमेंट से दूर रखा जा सके। तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसी चीज़ लेके आए कि अगर आप ऐसे किसी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रोटेस्ट में गए तो कॉलेज आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। तो ये तो फिर वही दौर आ गया ना कि आप एक टीचर को सस्पेंड कर दे रहे हो कि आप CJP के प्रोटेस्ट में क्यों गए। ओके, सो दैट्स नॉट अ गुड ट्रेंड, ये गलत हो रहा है। खैर, इसमें भी ज़्यादा आर्टिकल्स काम के नहीं हैं, हम आगे चलते हैं। हाँ, रेमिटेंसेस की अगर हम बात करें तो ये पहली बार हुआ है जब ग्लोबल रेमिटेंसेस $100 बिलियन क्रॉस कर गए हैं, डिस्पाइट द कैपिटल इनफ्लोज आउटफ्लोज फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। ओके, ये जो आपके शेयर्स वगैरह सेल आउट करके IPO वगैरह को सेकेंडरी मार्केट में बेच के जो निकल रहे हैं ना, तो कैपिटल हमारी आउटफ्लो हो रही है। लेकिन उसके अलावा भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइस सरप्लस है हमारा, वो श्रिंक जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी है अभी थोड़ा पॉजिटिव में ही। और ये क्यों है? मोस्टली रेमिटेंसेस की वजह से। ओके, ये हमने ऊपर अभी एक आर्टिकल में जान लिया कि हमारे यहाँ से कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि लोग IPOs लेकर भी जा रहे हैं, उसके बाद लोग अपना प्रॉफिट भी लेकर जा रहे हैं जो उन्होंने कहीं भी पहले से इन्वेस्ट कर रखा था। और उसके अलावा हमारे खुद के यहाँ से लोग आउटवर्ड FDI यानी कि बाहर जाके इन्वेस्ट कर रही हैं हमारी कंपनीज। ओके, सो देर इज़ अ सबड्यूड नेट FDI इनफ्लोज, बट उसके बाद भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस में रहा है तो उसका रीज़न है ये $100 बिलियन करीब का हमें क्या मिला है, रेमिटेंसेस। और ये अभी तक का हाईएस्ट है और ये पहली बार है जब $100 बिलियन का मार्क क्रॉस किया गया है। इन 2025-26 the workers have sent $110 billion home. This is the first time that workers remittances have ever crossed $100 billion mark. ओके, बाकी मुझे आपको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा टॉपिक ही करवाना है इस संडे से पहले टेस्ट के लिए, तो वो मैं आपको लेक्चर बना के दे दूँगा, हो जाएगा। ओके, देन सेंटर अप्रूव हाइक इन प्राइस ऑफ 4 मेडिसिन इंक्लूडिंग 2 कैंसर ड्रग। तो पहले तो इन ड्रग्स के नाम याद रखो, एक दिन और आया था एग्जाम में, तब भी मैंने आपको याद कराया था, सिस्प्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन, ये दोनों कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं। ओके, इसके अलावा ये NPPA क्या है और ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इन दोनों पे शॉर्ट नोट्स मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, और जो पॉइंट्स मैं अंडरलाइन करूँगा आपको वही मोस्टली प्रीलिम्स में उस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप उसी पर ध्यान दीजिएगा। बट एक बार रीड पूरा कर लीजिएगा, लेकिन अपनी नोट्स में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को मेंशन कीजिएगा जो मैंने अंडरलाइन किए होंगे। हिंदू कुश रीजन टू फेस ड्रायर मानसून। अब ड्राई मानसून से हमें क्या दिक्कत है? देखो, दिक्कत ये होती है कि अगर वहाँ ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है, और आपकी जो बर्फ़ वगैरह है वो मेल्ट होंगी, तो आगे चल के ये ग्लोफ जैसे इंसिडेंट्स करेंगे, ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट वाला इशू, ठीक है। तो ये भी हम तैयार कर लेंगे, अपने स्टैटिक में भी तैयार हो जाएगा ये ज्योग्राफी में। ओके, और उसके उसके अलावा कि अगर यहाँ पर पूरा ड्राई रह गया और उसके बाद जो हमारी रिवर्स, इतनी सारी रिवर्स का ओरिजिन होता है हिंदू कुश माउंटेन रेंज। अब पहले तो ये जान लीजिए, हिंदू कुश माउंटेन रेंज सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये ईरान से लेके शुरू होती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए फिर ऊपर पामीर नॉर्थ तक जाती है, और वहाँ से होते हुए हमारे पूरे हिमालयाज़ को कवर करते हुए म्यांमार तक जाती है। ओके, सो दिस हिंदू कुश रीजन, इट इज़ लाइकली टू विटनेस बिलो नॉर्मल रेनफॉल। तो फिर हमारी जो नदियाँ होंगी, फिर उसमें वो पानी की कमी, फिर कंट्रीज़ के बीच में वाटर डिस्प्यूट्स, और ये सारी चीज़ें और बढ़ती जाती हैं। विटनेस बिलो नॉर्मल रेनफॉल एंड अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स इन अपकमिंग मानसून। नो, यहाँ पे इन्होंने वार्न किया है दैट लोअर रेनफॉल एंड वार्मर कंडीशन विल ऑल्सो लाइकली इंटेंसिफाई द हीट स्ट्रेस एंड रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी। देन यहाँ पर ये जो हिंदू कुश रीजन है, ये करीब 3500 किलोमीटर लंबी माउंटेन चेन्स हैं, ठीक है, ब्रोकन है अलग अलग, लेकिन माउंटेन चेन है। अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये सब इसमें कवर हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ मैप लोकेशंस भी दिखाऊंगा जो अभी से तैयार करते चलो आप। ये है आपके ईरान साइड में, तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा अल्ब्रूज माउंटेन्स पर, और दूसरा द ज़ैग्रोस।
ओके, इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जब हम पाकिस्तान और उधर एंटर करते हैं अफ़गानिस्तान की साइड से, तो पाकिस्तान में से ये सुलेमान रेंज हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है। सॉरी, दिस वन। ओके, सुलेमान रेंज। देन अफ़गानिस्तान में जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पे मिलती है हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस। दैन ये है वो पामीर नोड। पामीर नोड का सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा यही है कि वो जब आप वो ईस्टर्ली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वगैरह पढ़ते हो ना, तो वो यहीं से आके बाइफरकेट हो जाती है, एक इधर चली जाती है, एक इंडिया की तरफ आ जाती है, एक ऊपर चली जाती है। ओके, इसके अलावा ये है आपका तिब्बतन प्लेट्यू। इसकी हीटिंग हमारे मानसून के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हीट होता है मैसिवली, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर यहाँ पे जाता है, प्रेशर लो बनता है, और ये फिर अरेबियन सी से विंड्स को अट्रैक्ट करता है इंडिया की तरफ। ओके, तो इसका मानसून में बहुत रोल रहता है हमारे लिए। और ये पामीर नोट का जो रोल है मोस्टली, इसका नोट जेट स्ट्रीम्स के लिए होता है, क्योंकि उसको ब्रेक कर देते हैं दो उसमें। वो सब जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे उस बारे में। और ये है टकलामकान डेजर्ट, जो कि चाइना में है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।